दोस्तों, आज फिर नई परख के दर्शकों को मैं अभय कुमार दुबे सीधा संबोधित करने वाला हूं। मेरी बात सीधी होगी, सटीक होगी और बिना किसी हेर-फेर के होगी। दोस्तों, चुनाव आयोग बहुत परेशान है। मोदी जी वहां चीन में बैठे हुए बहुत विचलित हैं। यहां हिंदुस्तान में बैठे हुए अमित शाह के दिल में खलबली मची हुई है। आखिर क्यों? इसलिए कि राहुल गांधी ने बिहार में चली वोट अधिकार यात्रा के अंतिम दिन पटना में जबरदस्त मार्च चल रहा था, तो मंच से यह कहकर सभी को न केवल चौंका दिया, बल्कि उत्सुकता से भर दिया कि एटम बम फोड़ने के बाद अब वे मोदी सरकार के ऊपर हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। यह एक ऐसा धमाका होगा कि मोदी जी देश में अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। राहुल के शब्दों में इस बात को सुनना जरूरी है। राहुल कहते हैं, मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए। बीजेपी के लोगों, अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना है आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है। होता है कि नहीं होता है? महादेवपुरा में हमने एटम बम फोड़ा था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाइए। हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की जो सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने वाली है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि यात्रा के आखिरी दिन पटना में विशाल भीड़ जुटी थी, पर पुलिस का इंतजाम ना के बराबर था। साफ तौर पर ऐसा लग रहा था कि सरकार चाहती है कि भीड़ ज्यादा हो जाए, कुछ भगदड़ मच जाए, कुछ अनहोनी घट जाए, तो इस अधिकार यात्रा को कलंकित किया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह जनता जनार्दन का प्रताप था। अपने भाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पहलू को सामने भी रखा। दोस्तों, जब तक मेरा ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा, तब तक दरअसल हाइड्रोजन बम फोड़ने वाली राहुल गांधी की इस बात की खबर आपके पास टीवी और सोशल मीडिया के कई चैनलों के जरिए पहुंच चुकी होगी। तो फिर मेरे पास आपको बताने के लिए नया क्या है? दोस्तों, नई बात यह है कि मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि इस बार राहुल गांधी इस तरह के आंकड़े लेकर आने वाले हैं जिनसे पता चलेगा कि भाजपा ने हरियाणा का चुनाव किस तरह चुराया था। वे पहले देश को बता चुके हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव किस तरह चुराया गया। उससे पहले कर्नाटक के चुनाव में, लोकसभा में भाजपा ने अपना सूपड़ा साफ होने से रोकने के लिए कौन सा हथकंडा अपनाया था। अब हरियाणा की बारी है। ये सभी चुनाव कांग्रेस को एक तरफा जीतने चाहिए थे, पर भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ साठगांठ करके इन्हें विपक्ष की झोली से चुरा लिया। दोस्तों, मेरी जानकारी यह है कि कांग्रेस और नागरिक समाज के आंकड़ा विशेषज्ञों की एक जबरदस्त टीम दिन रात लगी हुई है। हरियाणा के चुनाव में हुई वोट चोरी के सबूत जमा किए जा रहे हैं। ये प्रमाण हाइड्रोजन बम की तरह मोदी जी और ज्ञानेश कुमार के सिर पर फटेंगे। पिछले चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जहां कहीं भी होंगे, उन्हें भी इस हाइड्रोजन बम से होने वाले विनाश को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस और नागरिक समाज के आंकड़ा विज्ञानियों की इस टीम में मेहनत करने की अपार क्षमता है। यह उन्होंने महादेवपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्टों की जांच करने के दौरान दिखा दिया है। राहुल गांधी के अनुसार उन्होंने प्रदर्शित किया कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बंगलौर सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभाएं हैं। राहुल ने कहा कि 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पर 1 लाख फर्जी वोट थे, वहां पर हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा सीट जीत जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देता, वीडियोग्राफी नहीं देता। हमारे लोगों ने फिर भी हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिला मिलाकर, नाम मिला मिलाकर, एड्रेस मिला मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे तक काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा, ब्लैक एंड व्हाइट में सबूत रखा। दोस्तों, आपको ध्यान होगा पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही राहुल ने ऐलान कर दिया था कि वे एटम बम फोड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्हें वोट चोरी यानी इलेक्शन चोरी के ठोस सबूत मिल गए थे। यह घोषणा उन्होंने जानबूझकर की थी ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन तक भाजपाइयों और उनकी आला कमान और चुनाव आयोग का हलक सूखा रहे। वे यह सोच कर
परेशान होते रहे हैं कि पता नहीं ये बंदा क्या कहने और क्या करने वाला है। आपको यह भी ध्यान होगा कि जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं गई, मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके सीईओ वगैरह पंजों के बल खड़े रहे। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दिन देश भर में आयोग के दफ्तरों में ये लोग कलम और नोटबुक लिए बैठे थे। खुद ज्ञानेश कुमार भी दिल्ली के निर्वाचन भवन के में इसी मुद्रा में बैठे हुए थे। भाजपा के बड़े बड़े नेता टीवी खोले हुए उससे चिपके बैठे थे। अब हाइड्रोजन बम के ऐलान ने एक बार फिर उनके दिल में ऐसी ही हलचल पैदा कर दी है। इससे एक बात और साफ होती है कि वोट अधिकार यात्रा से बिहार की सड़कों पर जो तूफान पैदा हुआ है वह रुकने नहीं वाला है। वोट चोरी के खिलाफ राहुल की मुहिम का किरदार राष्ट्रीय है। इस मुहिम की संरचना राष्ट्रीय है। यह मुहिम लगातार किसी न किसी रूप में पूरे देश में चलती रहेगी ताकि हमारे पूरे मतदाता मंडल को, करोड़ों मतदाताओं को यह पता चल जाए कि उसके लोकतांत्रिक हकों पर भाजपा किस तरीके से डाका डाल रही है। दोस्तों, गांधी मैदान में दिए गए अपने भाषण में राहुल ने बिहार की यात्रा का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उन्होंने विपक्ष की राष्ट्रीय राजनीति का सूत्रीकरण कर दिया। वे अपने साथ एक छपा हुआ प्ले कार्ड लेकर आए थे। उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जनता को वह दिखाया। राहुल बोल रहे थे, जनता सुन भी रही थी और देख भी रही थी। राहुल की आवाज थी, देखिए, वोट चोरी का मतलब है आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब है रोजगार की चोरी। फिर से सुनिए, वोट चोरी का मतलब है आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब है रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब है शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब है लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब है युवाओं के भविष्य की चोरी। ये लोग सिर्फ वोट ही नहीं ले जा रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ ले जाएंगे, अडानी अंबानी को दे देंगे। दोस्तों, ऐसी बात भारत के इतिहास में कोई पहली बार कह रहा है। विपक्ष का कोई नेता पहली बार कह रहा है कि सत्ताधारी पार्टी की सीधी साठगांठ कारपोरेट पूंजी के सबसे ताकतवर घरानों से है और जनता के अधिकार, रोजी रोटी को उससे छीनकर कारपोरेट हाथों में सौंपने की साजिश चल रही है। पहले कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट नेता ऐसी बातें बोलते थे, लेकिन लोगों को लगता था कि यह तो इनका विचारधारात्मक वक्तव्य है, ये तो ऐसी बातें बोलते ही रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इन बातों को भारत की चुनाव प्रणाली की शुद्धता और पवित्रता से जोड़ दिया है, संविधान की रक्षा से जोड़ दिया है। सिद्धांत और व्यवहारिक राजनीति का यह एक मणिकांचन संयोग है। दोस्तों, राहुल जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति को नए सिरे से बना रहे हैं, वह बात यहीं नहीं रुकती। वोट चोरी के विरोध में चलाए जा रहे अभियान से एक नई घटना यह हो रही है कि विपक्ष की राष्ट्रीय एकता बड़े मजबूत रूप में प्रकट हुई है। बावजूद इसके कि लोकसभा चुनाव इस समय काफी दूर हैं। इससे पहले होता यह था कि विधानसभा चुनावों के दौरान विपक्ष की एकता बार बार दरकती रहती थी, बार बार टूटती रहती थी और वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रकट होती थी। 2024 में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस बार अभी लोकसभा चुनाव पौने 4 साल दूर हैं। इसके बावजूद विपक्ष की एकता बड़े चट्टानी रूप में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रकट हुई। आज पटना में मंच पर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता मौजूद थे। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि जल्दी ही वोटर अधिकार यात्रा के मंच पर तृणमूल कांग्रेस भी दिखाई देगी। आज वही हुआ। आज मंच पर न केवल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, बल्कि टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान भी थे। मार्क्सवादी पार्टी के एमए बेबी का टीएमसी के साथ एक मंच पर होना मायने रखता था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी वोटर अधिकार यात्रा में भाग ले चुके हैं। आपको याद होगा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने समर्थन तो दिया था, पर अखिलेश यादव स्वयं उसके साथ नहीं जुड़े थे। इस बार वे भी इस यात्रा में आए और राहुल तेजस्वी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिरी दिन के अपने भाषण में कुछ ऐसी बातें कही जो राहुल की राजनीति के तेवर को और स्पष्ट करने वाली थी। अनुभवी नेता खड़गे ने जो कहा उससे पता लगता है कि कांग्रेस की राजनीति अब आगे कितनी आक्रामक होने वाली है। खड़गे जी ने कहा, उन्हीं के शब्दों में, मुझे ताज्जुब लगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन यहां पर सरकार की ओर से पुलिस का इंतजाम क्यों नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, यहां अपोजिशन लीडर लोकसभा के हैं, मैं राज्यसभा का अपोजिशन लीडर हूं। एक चीफ मिनिस्टर आए हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी अपोजिशन पार्टी के नेता हैं। क्या बात है कि यह सरकार पुलिस का इंतजाम नहीं कर सकती। आप याद रखिए, मैं पुलिस को वार्निंग नहीं करना चाहता हूं। आपके दिन बहुत नहीं है, कल के दिन हमारी सरकार आएगी तो आपको काम करना ही होगा।
लेकिन आप अगर यह मीटिंग फेल करने की कोई कोशिश कर रहे हैं तो यह होने वाला नहीं है। हम इसको कभी सहन नहीं करेंगे। भाइयों, यह जो अभी बहुत जिक्र किया जा रहा था नीतीश कुमार जी का, अरे नीतीश कुमार जी तो एक जमाने में सोशलिज्म की बात करते थे, सारे हिंदुस्तान में लोहिया के गुण गाते थे, जॉर्ज फर्नांडिस के गुण गाते थे, दूसरे नेताओं के गुण गाते थे। कहां गए वे? कहां गए उनके सोशलिस्ट विचार? अरे अब तो जाकर बीजेपी की झोली में गिरे हुए हैं, आरएसएस की झोली में गिरे हैं, और यह आरएसएस आपको वही फेंकेगा जहां कचरे को फेंका जाता है। दोस्तों, मेरी जानकारी यह भी है कि जैसे ही राहुल बिहार से निकलकर दूसरे प्रदेशों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वैसे ही बिहार में तेजस्वी अपनी यात्रा शुरू कर देंगे, ताकि वोट अधिकार यात्रा से पैदा हुआ आवेग और जोश कायम रह सके। मेरी अपनी जानकारी के अनुसार तेजस्वी की यात्रा पूरी तरीके से तैयार है, और वे एक एक जिले के अंदर जाएंगे और पूरे बिहार को आपस में जोड़कर इस चेतना को वहां फूकेंगे कि किस तरह बिहार की जनता के वोट चुराए जा रहे हैं और इस तिकड़म से बिहार का चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आंदोलन के दिन आ गए हैं। यह सड़क पर राजनीतिक एक्शन के दिन है। हिंदुस्तान बदलने के लिए बेचैन हो रहा है, और उसकी ये बेचैनी तभी शांत होगी जबकि मौजूदा सरकार जाएगी और नई विपक्ष की सरकार आएगी। धन्यवाद। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह अपील करूंगा कि आप नई परख के साथ जुड़ें, उसे सब्सक्राइब करें और उसके कार्यक्रमों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी दें। ये बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि आप निष्क्रिय रूप से नई परख के वीडियो को सुन लें। मैं चाहता हूं कि आप नई परख की पत्रकारिता में सक्रिय होकर भागीदारी करें। आपकी टिप्पणियों से हम लोगों को नई रोशनी मिलेगी और हम अपने कार्यक्रमों को और बेहतर बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।